नमस्कार दोस्तों, साथियों और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया है? कुछ सीखने के मूड में हैं? चलिए ठीक है, वेरी गुड। तो आज हम सीखने जा रहे हैं श्वसन अनुपात या श्वसन गुणांक, रेस्पिरेटरी रेशो या रेस्पिरेटरी कोशिएंट। ओके, ठीक है, स्टार्ट करें। अब श्वसन अनुपात है, श्वसन गुणांक है, तो आप इतना समझ गए होंगे कि इसका संबंध श्वसन की क्रिया से होगा। ठीक है, श्वसन की समीकरण हमने पिछले कई वीडियो में पढ़ी है, कई वीडियो में हमने इसको लिखा है। इसमें क्या होता है, ये ग्लूकोज C6H12O6 ये क्रिया करता है ऑक्सीजन से, तो ये बन जाता है 6CO2 प्लस 6H2O और ये 38 ATP एनर्जी बनती है। अब श्वसन अनुपात में, रेस्पिरेटरी रेशो में हमको दो गैसों के बारे में पढ़ना है और दोनों गैसें आपके सामने हैं, एक ऑक्सीजन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है। ये जो ऑक्सीजन गैस है इसको श्वसन की क्रिया में लिया जाता है, चाहे पौधा हो चाहे जंतु, तो इसको हम लिखेंगे अवशोषित ऑक्सीजन या इसको लिखेंगे एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। और दूसरी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको निकाला जाता है, तो इसको लिखेंगे हम निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड या इसको लिखेंगे रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों के आयतन को, दोनों की मात्रा को देखा जाता है। और जब हम RQ के बारे में पढ़ते हैं तो जो RQ है, इस RQ में रेस्पिरेटरी कोशिएंट, श्वसन गुणांक, रेस्पिरेटरी रेशो, श्वसन अनुपात या श्वसन गुणांक, ये जो RQ है इसमें हम ऐसा लिखेंगे, इसका जो फार्मूला होगा वो ये होगा रिलीज्ड। अब रिलीज में कौन सी गैस निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, तो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड बटे एब्जॉर्ब कौन सी गैस निकालते हैं? एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। श्वसन गुणांक में हमको देखना क्या है? निकाली जाने वाली गैस का आयतन बटे ली जाने वाली गैस का आयतन। तो निकाली जाने वाली कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। ली जाने वाली कौन सी है? ऑक्सीजन। तो हम ये भी कह सकते हैं कि निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड, निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन बटे अवशोषित ऑक्सीजन का आयतन। निकाले जाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड, ली जाने वाली गैस ऑक्सीजन। तो RQ का फार्मूला क्या होगा? RQ इक्वल टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, या हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। ठीक है, ये वॉल्यूम है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये वॉल्यूम है ऑक्सीजन का। तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी? श्वसन गुणांक की परिभाषा क्या होगी? बिल्कुल आसान होगी। श्वसन की क्रिया में, ये श्वसन की क्रिया है, श्वसन की जो क्रिया है, इस श्वसन की क्रिया में निकाली जाने वाली गैस, श्वसन की क्रिया में निकाली जाने वाली गैस का आयतन बटे अवशोषित की जाने वाली ऑक्सीजन का आयतन श्वसन गुणांक कहलाता है। परिभाषा क्या होगी इसकी? बड़ी आसान सी परिभाषा है, देखिए। श्वसन की क्रिया में निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन या उसकी मात्रा और अवशोषित ऑक्सीजन के आयतन को ही श्वसन अनुपात कहा जाता है। ध्यान क्या रखना है? ध्यान रखना है निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड बटे अवशोषित ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन को नीचे लिखना है, CO2 को ऊपर लिखना है, या हम ये कहें सीधी सी भाषा में कि जितने अणु कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं उतने अणुओं में ऑक्सीजन के अणुओं का भाग देना है। ठीक है, तो ये फार्मूला यहां लिखा हुआ है, RQ बराबर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब। ठीक है, ओके, ये तो इतना सा आप समझ गए होंगे, ये परिभाषा है। इसके बाद हम चलेंगे विभिन्न यौगिकों का श्वसन गुणांक, अलग अलग यौगिकों का। वैसे तो हम श्वसन की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट में भी हम किसका उपयोग करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में उपयोग करते हैं ग्लूकोज का। तो हमको ऊर्जा किससे मिलेगी, या तो मिलेगी हमको ऊर्जा ग्लूकोज से, या तो हमको ऊर्जा मिलेगी ग्लूकोज से, या फिर हमको ऊर्जा मिलेगी फैट से, या फिर हमको ऊर्जा मिलेगी प्रोटीन से, या फिर हमको ऊर्जा मिलेगी ऑर्गेनिक कंपाउंड से। ये है हमारे पास ऊर्जा के स्रोत। या तो ग्लूकोज का उपयोग करेंगे प्राथमिकता से, ग्लूकोज नहीं होगा तो ऊर्जा के लिए हम व्यवस्था करेंगे, वो व्यवस्था होगी फैट से, वो भी नहीं है तो प्रोटीन, प्रोटीन भी नहीं है तो कार्बनिक यौगिक, इनसे हमको ऊर्जा मिलती है। ओके, तो इनमें से अलग अलग यौगिकों का हमको देखना है श्वसन अनुपात। ठीक है, श्वसन में ऊर्जा किससे मिलेगी, ग्लूकोज से, फैट्स से, वसा से, प्रोटीन से, और ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिकों से। ठीक है, ओके, आगे देखिए। अब एक एक करके जैसे हम देखते सबसे पहले कि ग्लूकोज का श्वसन अनुपात क्या होगा। तो ये देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं किसका, हम देख रहे हैं ग्लूकोज का। ऊपर लिखा हुआ उसको मत देखिए, वो थोड़ी देर बाद समझ में आएगा आपको। ठीक है, हम देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का RQ। तो ये समीकरण कई बार फिर लिखने में आ रही है। ये ग्लूकोज ये रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन से, ग्लूकोज है ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, क्या निकलेगा 6CO2, साथ में क्या निकलेगा 6H2O, साथ में क्या बनेगी 38 ATP एनर्जी। अब हमको तो निकालना है इसका RQ। RQ किसका, ग्लूकोज का। RQ मतलब क्या होता है, तो अभी हमने पढ़ा था निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या आयतन बटे अवशोषित ऑक्सीजन की मात्रा। तो देखो ये RQ में क्या करना, हमको CO2 निकलती है उसको जो O2 ली जाती है उससे भाग देना है। तो अब यहां पर CO2 के मॉलिक्यूल अणु कितने निकल रहे हैं 6। ठीक है, तो ये आगे क्या हो जाएगा 6 अणु निकले किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। कितने अणु लिए ऑक्सीजन के, वो भी 6 अणु लिए। तो इसको 6 से हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। हमको देखना क्या है, श्वसन गुणांक में क्या देखते हैं, निकाली जाने वाली गैस बटे ली जाने वाली गैस। निकाली जाने वाली मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ली जाने वाली मतलब ऑक्सीजन। तो हम कितने अणु CO2 के निकाल रहे हैं, 6 निकाल रहे हैं। कितने अणु ऑक्सीजन के ले रहे हैं, 6 ले रहे हैं। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं को 6 ऑक्सीजन के अणु से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि ये जो ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का श्वसन गुणांक 1 होता है। अभी हमने ये पढ़ा कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक 1 होगा। ठीक है, आगे और देखेंगे। अब जैसे मान लो अगला अगर हम देखते हैं तो अगले में ये यहां जो हमने लिखा था, इसमें ये लिखा था RQ इक्वल टू यूनिटी, मतलब श्वसन गुणांक 1। श्वसन गुणांक 1 किसका होता है,
कार्बोहाइड्रेट का या ग्लूकोज का, जो हमने अभी निकाला। ठीक है, ये इसके बाद अब देखिए, अगर ग्लूकोज नहीं है तो फिर ऊर्जा किससे मिलेगी? फैट से, वसा से। अब वसा से ऊर्जा मिलेगी तो ये देखिए, ये वसा है C57H104O6 प्लस 80O2। यहां पर 80 अणु लिए जा रहे हैं, किसके? ऑक्सीजन के। और जब ये क्रिया होगी तो यहां पर हमारे पास 57 मॉलिक्यूल CO2 के रिलीज होंगे और ऑक्सीजन के 80 अणुओं को हम लेंगे। तो अगर मान लो हम ये यहां पर RQ निकालें इसका, तो इसका जो RQ होगा, उसमें क्या करते हैं? CO2 के आयतन की वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं हम इससे, किससे? ऑक्सीजन के वॉल्यूम से। तो इन अंकों को अगर हम फार्मूले में फिट करेंगे तो यहां पर CO2 के अणु कितने निकले? 57। और जो O2 है उसके अणु कितने लिए हमने? 80। तो अगर हम 57 में 57 को डिवाइड करेंगे 80 से, 80 से, तो जो हमारे पास जो श्वसन गुणांक आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा लेस देन 1, 1 से कम ही आएगा। ठीक है, ये आंकड़ा जो है ये बड़ा है, ये छोटा है, तो इस 80 के भाग देंगे हम 57 में, तो जो भी मान आएगा वो 1 से कम आएगा। तो ये किसका हो गया? फैट का। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? जो फैट है उसका श्वसन गुणांक कितना होगा? तो फैट्स है, जो वसा है, इसका श्वसन गुणांक कितना होगा? इसका होगा श्वसन गुणांक 1 से कम, लेस देन 1। ठीक है, अब इसके साथ में एक यौगिक और है, हमारे पास प्रोटीन है C51H98O6। इसका अगर हम उपयोग करते श्वसन की क्रिया में, तो यहां देखो 145 ऑक्सीजन के अणु लेना पड़ रहे हैं, लिए जा रहे हैं, और 102 अणु निकाल रहे हैं CO2 के। तो अगर इसका प्रोटीन का हम RQ निकालेंगे, तो प्रोटीन में हम RQ में करते क्या है? CO2 को डिवाइड करते हैं CO2 के वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं O2 के वॉल्यूम से, आयतन से। तो यहां पर हमारे पास CO2 के अणु कितने हैं? 102। ऑक्सीजन के कितने हैं? 145। तो यहां पर भी वही बात लागू हो रही है, 145 वाला आंकड़ा बड़ा है, अगर 145 के भाग देंगे हम 102 में, तो 1 से कम ही आएगा। इसका मतलब ये भी हुआ, इसका मतलब यहां पर भी हो रहा है कि जो प्रोटीन है इसका श्वसन गुणांक भी 1 से कम होगा। तो हम वापस अगर वहां पर पहुंचते हैं, तो जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन का भी श्वसन गुणांक 1 से कम। हमारे पास दो बातें हो गई, ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक 1 हो रहा है अभी, प्रोटीन का और वसा का 1 से कम हो रहा है। ओके, अब इसके बाद आगे देखिए, अगला देखेंगे हम, ये है एक यौगिक है, इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड। ये ऑक्जेलिक एसिड है, कार्बनिक यौगिक मानते हैं इसको। ये जो कार्बन यौगिक है, ऑक्जेलिक एसिड है, इसकी क्रिया करवाई हमने ऑक्सीजन से, ये बना CO2, ये बना H2। अब हम बात कर रहे हैं कार्बनिक यौगिक के श्वसन गुणांक की। तो यहां पर देखो, इसका RQ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? RQ फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है CO2/O2। इसमें देखो समीकरण में ऊपर वाली में कितने CO2 के अणु निकले? 4।
कितने O2 के अणु लिए? एक, तो ये यहां आ जाएगा 4/1। तो इसका जो श्वसन गुणांक होगा वो क्या हो गया? वो हो गया हमारे पास 4। ठीक है, एक समीकरण और देखिए, ये है हमारे पास मैलिक एसिड कंपाउंड है, इसकी क्रिया करवा रहे हैं हम ऑक्सीजन से। CO2 के 4 अणु निकले, पानी निकला, इसका R3 क्या होगा? तो हमको क्या करना है, हम इसको ऐसे लिखेंगे CO2/O2। CO2 के अणु कितने निकले? 4। ठीक है, O2 कितने लिए? 3। अब 4 में 3 का भाग देंगे तो जो श्वसन का गुणांक या श्वसन का अनुपात जो निकल कर आएगा वो 1 से अधिक होगा। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में हमारे पास क्या है? ये मैलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड है। ये मैलिक एसिड है। मैलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड, इनका श्वसन गुणांक 1 से अधिक होगा, R3 > 1। तो हमारे पास अब 3 बातें हो गई। श्वसन गुणांक 1 भी हो सकता है, वो किसका हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट का। श्वसन गुणांक 1 से कम भी हो सकता है, वो किसका हो रहा है? प्रोटीन का और फैट्स का। श्वसन गुणांक 1 से अधिक भी हो सकता है, वो किसका हो रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कार्बनिक यौगिकों का। तो अगर हम फिर वहां चलते हैं वापस से, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का RQ क्या होगा? ये होगा > 1, मतलब हम लिखेंगे इसको 1 से अधिक। ठीक है, श्वसन गुणांक 1 ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का, श्वसन गुणांक 1 से कम प्रोटीन का और वसा का, श्वसन गुणांक 1 से अधिक ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कार्बनिक यौगिकों का। ये ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं। आगे देखिए, और अब यहां पर एक समीकरण देखिए, ये अगर हम ग्लूकोज की क्रिया करवा देते हैं ऑक्सीजन से तो करवाते यार है, पर हमने शुरू के समीकरण में लिखा था ऑक्सीजन के 6 अणु लिए थे, यहां तो 3 ले रहा है। तो यहां पर ये जो ग्लूकोज है ये ऑक्सीजन से क्रिया करेगा और ये बन गया मान लो मैलिक एसिड, ये कंपाउंड बन गया है। और इसके अंदर CO2 कहीं भी नहीं निकली और ऑक्सीजन तो ली। तो हमारे पास ये जो RQ होगा ये है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। तो इस ग्लूकोज को हम कम मात्रा में ऑक्सीजन देंगे तो ये इनकम्प्लीटली डिकम्पोज होगा। मतलब यहां पर क्या हो रहा है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। किसका? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन किसका? ग्लूकोज का। अपूर्ण रूप से इसका विघटन होगा, तो इसमें CO2 नहीं निकलेगी और O2 हम लेंगे। तो फिर यहां पर RQ का मतलब तो यही होता है CO2/O2। तो CO2 तो हमने ली नहीं है और ऑक्सीजन हमने ले ली है, कितने अणु? 3। अब 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो RQ आएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर CO2 निकली नहीं है और ऑक्सीजन हमने ली है। तो इसका मतलब ये और हुआ, नई कहानी हमारे सामने आ गई है कि जो ये ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज का RQ अभी तक तो हमने पढ़ा था कि 1 होता है, पर अगर ग्लूकोज को हमने कम क्वांटिटी में ऑक्सीजन दी, इसका अपूर्ण ऑक्सीकरण किया ग्लूकोज का, तो फिर इसका RQ क्या हो जाएगा? 0। तो अगर हम वापस वहीं जाते हैं, किन किन से हमको ऊर्जा मिलती है, तो ये अभी तो हमने पढ़ा था कि इसका RQ 1 होता है। अब हम पढ़ेंगे कि इसका RQ ग्लूकोज का तो 0 भी होता है।
जीरो कब होगा? जब उसका हम अपूर्ण रूप से ऑक्सीकरण करेंगे तब जीरो होगा। ओके, आगे देखिए फिर, ये हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद एक कहानी और हमने जो पढ़ा था, पहले पढ़ा था हमने एक समीकरण, ये आपको आती है C6H12O6। अब आप कह रहे होंगे तो सर तो ग्लूकोज के पीछे ही पड़ गए, पर ये ग्लूकोज है ही ऐसा, जितनी ऊर्जा हमको देता है पढ़ने में उससे कई गुना ऊर्जा ले लेता है। पहले हमने इस ग्लूकोज की क्रिया करवाई थी ऑक्सीजन के 6 अणुओं से, फिर हमने बाद में भी क्रिया करवाई थी ऑक्सीजन के 3 अणुओं से। अब यहां पर हम इसको ऑक्सीजन दे ही नहीं रहे हैं और इससे बना देते हैं ये 2CO2 प्लस 2C2H5OH प्लस 2 ATP। कुछ याद आया? हाँ जी बोलिए। फर्मेंटेशन, किण्वन? नहीं, किण्वन की तो बात ही नहीं हो रही, आज तो बात हो रही श्वसन की केवल। तो इसमें ऑक्सीजन का उपयोग कर रहे हैं क्या? हम नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये क्या हुआ? ये हुआ है अनाक्सी श्वसन। ये पढ़ा था हमने पहले, अनाक्सी श्वसन। तो जब ग्लूकोज का हम करेंगे अनाक्सी श्वसन तो उसमें ऑक्सीजन तो होगी नहीं, पर CO2 बनेगी, ठीक है। और CO2 बनेगी तो हमको तो निकालना पड़ेगा इसका RQ, और RQ निकालेंगे तो RQ में क्या करते हैं? RQ में CO2 बटे O2 निकालते हैं। तो अब CO2 की मात्रा यहां निकली, यहां निकल गई CO2, कितना अणु निकले? 2, और लिया क्या ऑक्सीजन का? 0। अब 2 को 0 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। एक नई बात और मिल गई। तो ग्लूकोज अगर पर्याप्त ऑक्सीजन देंगे तो ग्लूकोज का श्वसन गुणांक होगा 1, अगर कम देंगे ऑक्सीजन तो 0, और बिल्कुल भी नहीं देंगे तो ये 2। अब ये 2 भी हो सकता है, अगर मान लो यहां पे हम CO2 के 4 अणु निकाल दें, कार्बन बदल दें यहां पे और 4 अणु निकाल दें CO2 के, तो उसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा जो श्वसन गुणांक होगा वो इंडेफिनेट होगा, अनंत हो सकता है। हम लिखा है यहां पर RQ इन्फिनिटिव, जो RQ है वो अनंत है, ठीक है। तो फिर वापस अगर वहीं जाएंगे हम तो हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट है इसकी कहानी में एक चीज हम और जोड़ देंगे, इसका जो श्वसन गुणांक रहता है वो इन्फिनिटिव हो सकता है, अनंत हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक 1 हो सकता है, 0 हो सकता है और अनंत हो सकता है। 1 कब होगा? जब हम ऑक्सी शोषण करवाएंगे तब। अनंत कब होगा? जब करवाएंगे हम अनाक्ष शोषण तब। और 0 कब होगा? जब उसको हम कम मात्रा में ऑक्सीजन देकर उसका अपूर्ण ऑक्सीकरण करवाएंगे तब, ठीक है। एक बार फिर जरा सुनिए जरा, कार्बोहाइड्रेट का श्वसन गुणांक है, कार्बोहाइड्रेट श्वसन गुणांक है वो 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, अनंत भी हो सकता है। जो वसा है इसका श्वसन गुणांक 1 से कम ही होगा, प्रोटीन है उसका 1 से कम होगा, और कार्बनिक यौगिकों का 1 से अधिक होगा। ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं किसका श्वसन गुणांक 1 से अधिक होता है हमेशा, तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, कार्बनिक यौगिक, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो श्वसन गुणांक है, इस श्वसन गुणांक का इंपॉर्टेंस, इसका महत्व,
तो महत्व में हमको दो बातें ध्यान रखना है। एक बात तो ध्यान रखना है कि पहला जो है, इससे पता पड़ता है कि जो ग्लूकोज है उसमें या तो हो रहा है, या तो होगा आक्सी श्वसन या फिर होगा अनाक्सी श्वसन। अगर हम RQ निकालते हैं तो एक तो पता पड़ जाएगा हमको, उसको देखकर पता कैसे पड़ेगा? कैसे पता पड़ेगा? जब हम समीकरण को देखेंगे और उसमें ग्लूकोज की क्रिया होगी आक्सन से, तो हमको पता पड़ जाएगा कि आक्सन हो रहा है। अगर ग्लूकोज की क्रिया आक्सन से नहीं हो रही है तो अनाक्सी श्वसन होता है। तो एक तो पता पड़ेगा हमको कि श्वसन कौन सा हो रहा है। ये पहला महत्व किसका? RQ का। आक्सी श्वसन हो रहा है या अनाक्सी श्वसन हो रहा है, ठीक है। और जो दूसरा महत्व है वो भी सरल है। इससे क्या होता है? इससे पता पड़ता है जो श्वसन की क्रिया हो रही है उसके अंदर मटेरियल कौन सा उपयोग हो रहा है, रेस्पिरेटरी मटेरियल। श्वसन के लिए हमने कौन से यौगिक का उपयोग किया है, ये कैसे पता पड़ेगा? कैसे पता पड़ेगा? ये ऐसे पता पड़ेगा कि अगर उसका RQ 1 से कम है, अगर 1 से कम है तो वो श्वसन की क्रिया में किसका उपयोग हो रहा होगा? किसका? या तो फैट्स का या फिर प्रोटीन का। हमको मालूम है प्रोटीन का और वसा का श्वसन गुणांक 1 से कम होता है। अगर उसका RQ 1 से अधिक होता है तो 1 से अधिक किसका होता है? 1 से अधिक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कार्बनिक यौगिकों का। अगर मान लो उसका श्वसन गुणांक 1 है तो वो किसका होता है? वो तो ग्लूकोज का ही होता है। तो ये दो इसके महत्व हैं। श्वसन गुणांक के दो महत्व है। श्वसन गुणांक से एक तो ये पता पड़ता है कि जो क्रिया हो रही है वो आक्सी श्वसन हो रहा है या अनाक्सी श्वसन हो रहा है। दूसरी बात क्या पता पड़ेगी? दूसरी बात ये पता पड़ेगी कि जो श्वसन की क्रिया है उसमें कार्बोहाइड्रेट का उपयोग हो रहा है या प्रोटीन का हो रहा है या कार्बनिक यौगिक का हो रहा है। ठीक है, कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो और आपकी कोई डिमांड हो किसी टॉपिक को लेकर तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम उस पर आगे नए वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।